हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम मीटर सेतु के मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। वीडियो में उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको उनको नोट कर लेना है। आगे वाले टाइम में मैं विवो मापी के जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज हम सीखने वाले हैं विवो मापी। विवो मापी जो है इस पर भी कम से कम अपने लैब में 3 4 5 प्रैक्टिकल हम आसानी से इस पर कर सकते हैं। 6 प्रैक्टिकल भी इस पर कर सकते हैं। देखो 5 तो इसके हो गए, 3 उसके हो जाएंगे मीटर सेतु के, तो 8 तो प्रैक्टिकल ऐसे ही हो गए। टोटल 10 प्रैक्टिकल हमें करवाने होते हैं या 15 प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर का होता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल चैप्टर है और इससे बोर्ड एग्जाम में बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। अब देखिए विभव मापी के बारे में हम जानिए। विभव मापी क्या है? नाम से आपको देखो, सबसे पहले नाम क्या आ रहा है यहाँ पर, वर्ड क्या आ रहा है? विभव मापी मतलब विभव को मापने वाली युक्ति। देखो, विभव को मापने वाली युक्ति। अब विभव को मापने वाली युक्ति जो है एक और होती है जिसको अपन बोलते हैं वोल्ट मीटर। देखो, ये विभव को मापने, मैं इसके नोट्स अभी नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। विभव को मापने वाली युक्ति बोलते हैं इसको, है ना। विभव को मापने वाली युक्ति, विभव को मापने वाली युक्ति है ये, ठीक है। अब देखो, विभव को मापने वाली युक्ति ये भी हो गई, ठीक है। और विभव को मापने वाली युक्ति एक और होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। जब वोल्ट मीटर से ही जब काम चल रहा हो, ठीक है, वोल्ट मीटर से ही अगर हम विभव को माप सकते हैं तो फिर हमें इस विभव मापी की आवश्यकता क्यों हो जाएगी? हम विभव मापी का उपयोग ही क्यों करें? सबसे पहली बात तो ये हो गई। देखो, विभव मापी से पहले जो युक्ति बनाई हुई है विभव को मापने के लिए वो वोल्ट मीटर ही थी, ठीक है। विभव मापी को तो बाद में बनाया गया था। वोल्ट मीटर पहले विभव को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का ही उपयोग करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आ गई कि जब वोल्ट मीटर से जब विभव को मापने का काम चल रहा था तो फिर ये विभव मापी की कहाँ आवश्यकता हो गई भाई? जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो इसका आविष्कार क्यों कर दिया भाई? विभव मापी कहाँ से आ गई? ये बीच में कहाँ से आ गई? तो इस चीज़ को आपको समझ लेना है अच्छे से, एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखो, कोई भी जैसे मान लो कि ये अपने पास में एक सेल है, मान लीजिए ये मैंने एक सेल लिया। विभव मापी को अपन बाद में समझेंगे। देखो, ये मान लीजिए ये अपने पास में एक सेल है, इसका वोल्टेज मान लीजिए V है, और मैंने इसके इन दोनों सिरों के बीच में मैंने जोड़ दिया किसको? वोल्ट मीटर को जोड़ दिया। ये वोल्ट मीटर का चिन्ह होता है ऐसा, ठीक है। ये मैंने वोल्ट मीटर को जोड़ दिया, ठीक है, वोल्टेज को मापने वाली युक्ति। अब क्या होगा कि वोल्ट मीटर क्या करेगा कि जब इस सेल का कोई विद्युत वाहक बल होगा, जब सेल के सिरों पर इसको जोड़ देते हैं तो इस सेल से कोई धारा जाएगी और ये धारा इसमें प्रवाहित होगी, ठीक है। अब इसमें जब ये धारा जाएगी तभी तो इस वोल्ट मीटर की जो सुई होती है, ठीक है, ये इस तरीके का होता है कि यहाँ इस तरीके के इसमें से भाग होते हैं। जैसे धारा मापी अपन जानते हैं, धारा मापी से ही बनता है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये ले बस इतनी सी बात है कि इसमें ये 0 होता है और ये लगभग 30 के समथिंग होता है। यहाँ पे ये सुई लगी हुई होती है, वो यहाँ पर 0 पर होती है इस तरीके से, ठीक है। ये वही, इसमें 2 पेज होते हैं वोल्ट मीटर में, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अब होता है क्या है कि जब अपन इसको, इन दोनों पेज को इनके दोनों टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि इसमें वोल्ट मीटर कब तभी तो काम करेगा जब इसमें कोई धारा प्रवाहित होगी। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, किससे बनता है कि इसमें कुछ तार जुड़े हुए होते हैं। ये सुई जो होती है ना, ये सुई, इसके अंदर इस तरीके से ऐसे बहुत सारे ऐसे एक लूप के रूप में ऐसे तार बंधे हुए होते हैं। अब बताओ, तार होगा, अब तार होगा तो उसका प्रतिरोध भी होगा, आर भी होगा। और प्रतिरोध जो है अपन जानते हैं तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब इसका प्रतिरोध तो उच्च होगा। प्रतिरोध उच्च होगा तो उसमें ये जब धारा इधर प्रवेश करेगी तो उसका मान कुछ कम तो हो जाएगा, लेकिन इसको कार्य करवाने के लिए, वोल्ट मीटर को कार्य करवाने के लिए इस वोल्ट मीटर को कुछ ना कुछ धारा की आवश्यकता होती है, ठीक है।
अगर इसमें मान लो कि इस वोल्ट मीटर में जब कोई धारा जाएगी नहीं तो क्या ये वोल्ट मीटर काम करेगा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं करेगा। वोल्ट मीटर काम ही धारा पर ही करता है ना। इसको कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ धारा की आवश्यकता हो जाएगी। अब ये धारा जब इसमें जाएगी, ये इस इस सेल से अगर कुछ धारा को ले लेगा तो क्या होगा कि इसका जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, उस पर ये धारा प्रवाहित होगी तो एक विभव पतन हो जाएगा। मान लो ये विडेश विभव पतन हो गया, ठीक है। अब ये विडेश तो इस प्रतिरोध पर हो गया ना विभव पतन, और इस धारा के कारण ये सुई विक्षेपित हो गई। मान लो कि इतनी धारा पर इसमें मान लो कम धारा ली तो कम विक्षेप इसमें प्राप्त हो गया इस तरीके से। तो होगा क्या अभी यहाँ पर कि वोल्ट मीटर इस सेल का जितना वास्तविक, जैसे मान लो कि इसका 2 वोल्टेज है, इसका सेल का विद्युत वाहक बल मान लो 2 वोल्टेज है, इसने कुछ धारा ले ली मान लो जैसे 0.1 एम्पियर ले ली इसने, ठीक है, और यहाँ प्रतिरोध है मान लो 1 ओम का प्रतिरोध है, तो 0.1 वोल्ट तो इसमें खत्म हो गया ना। तो ये कितना माप सकता है बताओ? 1.9 ही तो मापेगा। वास्तविक क्या माप दिया क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो ये वास्तव में वोल्टेज को नहीं मापता है, मतलब वास्तविक वोल्टेज को नहीं मापता है, ये धारा का कुछ अंश को ग्रहण कर लेता है। तो हमें वास्तविक वोल्टेज को हम कैसे मापें, है ना? वास्तविक वोल्टेज कैसे मापें? वास्तविक वोल्टेज तभी अपन माप सकते हैं बच्चों जब ये धारा, जब ये 0 ही हो जाए। भाई इसमें धारा जाए ही नहीं, ठीक है, मतलब ये वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाए? अनंत हो जाए। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाए? यहाँ पर अनंत हो जाए। तो अपन जानते हैं जब प्रतिरोध अनंत हो जाता है I = V/R, तो जब प्रतिरोध अनंत हो जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी? 0, मतलब इसमें धारा कोई प्रवाहित नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अब जब इसमें धारा ही प्रवाहित नहीं होगी तो अब ये वोल्ट मीटर कार्य भी नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर आवश्यकता हो गई, है ना। मैंने पहले कहा था कि वोल्ट मीटर की जगह विभवमापी की आवश्यकता क्यों हो गई? पहले तो आपको ये समझना था, दोनों का काम एक ही था, विभव को मापने वाली युक्ति। विभव मापी से अब हम वोल्ट मीटर मतलब विभव को ही नहीं मापते हैं, अब हम प्रतिरोध को भी मापते हैं, है ना। इनका वोल्ट मीटर एमीटर जो बनाते हैं, है ना, उनकी हम जांच भी कर सकते हैं विभव मापी की सहायता से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट युक्ति होती है विभव मापी। तो कहने का मतलब अभी हम विभव मापी से केवल विभव को मापने का कार्य कर रहे हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर अगर आपको वास्तविक अगर वोल्टेज को मापना है, ठीक है, देखिए अगर वास्तविक वोल्टेज को मापना है, वास्तविक विभव को अगर हमें मापना है तो हमें जरूरत पड़ेगी विभव मापी की। विभव मापी की आवश्यकता हो जाएगी बच्चों। ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए, किसकी आवश्यकता हो जाएगी? विभव मापी की हमें आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, विभव मापी धारा का कोई अंश ग्रहण नहीं करेगा और ये एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह। देखो आदर्श वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? आदर्श वोल्ट मीटर उसे कहते हैं जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। अपन पढ़ेंगे आगे वोल्ट मीटर के बारे में, एमीटर के बारे में डिटेल से। ठीक है, ये विभव मापी किसकी तरह कार्य करती है? फिर आदर्श वोल्ट मीटर की तरह कार्य करना स्टार्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। ठीक है, वो धारा का कोई अंश ग्रहण ही नहीं करेगी। अब धारा का अंश ग्रहण नहीं करेगी तो इसमें हमें गैल्वेनोमीटर अर्थात धारा मापी की आवश्यकता होगी। ये शून्य विक्षेप उसमें चाहिए होगा, है ना। तो ये सारी बातें अब क्लियर हो रही होगी। मैं एक बार इसको और एक परिपथ से इसको समझाना चाहूँगा ताकि एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाए ये पॉइंट आपका। देखिए यहाँ पर हम मानकर चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको नई स्क्रीन पर लाता हूँ। देखिए देखो, मान लो कि ये अपने पास में कोई चालक तार है, ये चालक तार है और इसका कोई प्रतिरोध है R। ठीक है, इसका कोई प्रतिरोध R है और इसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है I। तो अभी आप कहो कि इस पर कितना विभव पतन हो रहा है, इसका विभव कितना है? आप सिंपली आप कहोगे कि इसका वास्तविक विभव है IR। ये क्या है? इसका वास्तविक विभव है। इस प्रतिरोध पर वास्तविक विभव कितना होगा बच्चों? अभी कितना होगा? V=IR। ये बात आपको छोटी छोटी बातें या तो आपको दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए। ओम के नियम से ये सब किया है मैंने, है ना। V=IR, है ना। जब I धारा इस प्रतिरोध पर प्रवाहित होगी, तार में प्रवाहित होगी, तो उस पर विभव पतन हो जाएगा।
ठीक है, और वो कितना आएगा, V इक्वल आई आर, मतलब इस सिरे पर और इस सिरे के मध्य जो विभवांतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, आई आर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे अगर इसके इस विभवांतर को मापना हो तो बताओ क्या जोड़ूंगा मैं यहाँ पर, अभी वोल्ट मीटर। भाई हमारे पास में वोल्ट मीटर ही था, बस इतनी सी बात। अभी हमारे पास में क्या था, वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब ये लीजिए भाई, वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ठीक है, ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब बताओ, वोल्ट मीटर जोड़ दिया तो धारा जो आई प्रवाहित हो रही थी, अब क्या ये धारा आई ही प्रवाहित होगी आगे भी? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, अब ये धारा आई माइनस आई डेस मान लेते हैं, इधर चली गई आई डेस। अब बताओ विभव कितना होगा, अब यहाँ पर विभव कितना आ गया, इसका विभव यहाँ पर अब मैं बोलूँगा वी डेस आ गया बच्चों, है ना, आई माइनस आई डेस इंटू आर, ये इसका विभव पतन हो गया। अब ये वोल्ट मीटर क्या मापेगा, ये नहीं मापेगा वोल्ट मीटर, अब ये ही बताएगा भाई ये इसका वोल्टेज है, जबकि अपन ने क्या देखा कि भाई 2 वोल्ट आ गया, जबकि मान लो ये माप रहा है कितना, 1.8 वोल्ट माप रहा है। तो आपको तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई यही है इसका विभव, जबकि वास्तव में इस प्रतिरोध पर होने वाला जो वास्तविक विभव पतन है वो कितना था, 2 वोल्ट था। इसने क्या कर लिया, इसमें से कुछ धारा इसमें इसने ग्रहण कर ली। ठीक है, अब अगर ये वास्तविक में अगर मापना चाहता था तो ये आई डेस का मान क्या हो जाना चाहिए, फिर से वही 0 हो जाना चाहिए। तो आई डेस 0 हो जाएगा तो क्या बताएगा, ये 2 वोल्ट बताएगा। लेकिन जब इसमें इस परिपथ में इधर जब धारा जाएगी नहीं तो ये वोल्ट मीटर कार्य ही नहीं करेगा, यहाँ पर ये कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रतिरोध क्या हो गया, अनंत हो गया। प्रतिरोध क्या हो गया, यहाँ पर अनंत हो गया, तभी तो इसमें धारा नहीं जाएगी, क्योंकि ये प्रतिरोध क्या हो गया, बहुत उच्च हो गया। ये इधर प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करेगा, अवरोध करेगा, विरोध करेगा, इसलिए धारा नहीं जाएगी। क्योंकि अपन जानते हैं कि उच्च प्रतिरोध धारा का क्या करता है, अवरोध करता है। अब जब अनंत हो जाएगा तो धारा इधर जाएगी नहीं, वो 0 हो जाएगी। अब ये धारा पूरी की पूरी इधर जाएगी, लेकिन अब ये वोल्ट मीटर कार्य तो ना करेगा। वोल्ट मीटर तो कार्य तब करता ना जब इसमें धारा प्रवाहित होती। क्लियर यहाँ तक? तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाना चाहिए, उच्च हो जाना चाहिए, अनंत होना चाहिए, है ना। ठीक है, वास्तविक प्रतिरोध, ये धारा का अंश ग्रहण नहीं करें। तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए, मैं या मैं नोट्स में लिखवा दूंगा कि वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर को वास्तव में, है ना, वोल्ट मीटर को वास्तविक विभव मापने के लिए, वास्तविक विभव को मापने के लिए, विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ये दिमाग में फिट कर लीजिए ये बात को। ठीक है, वोल्ट मीटर को अगर वास्तविक विभव को ही मापना है तो उसका प्रतिरोध अनंत हो जाना चाहिए, और ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ये ध्यान रखना कि ये धारा का कोई अंश ग्रहण किए बिना ही प्रतिरोध विभव को माप दें। ये केवल संभव है किसकी सहायता से, ये संभव हुआ विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से ही ये संभव हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा विभव मापी किसे कहते हैं। अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी हो तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी, अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी हो तो मैं अब इसकी परिभाषा क्या लिखूंगा, मैं इसकी परिभाषा लिख सकता हूँ। विभव मापी क्या है, एक वह युक्ति है जो धारा के अंश को ग्रहण किए बिना विभव को माप दे। ठीक है, विभव को माप दे, विभव मापी किसे कहते हैं, विभव मापी। देखो वास्तविक परिभाषा यहाँ पर आपको समझ लेनी चाहिए। वास्तविक परिभाषा क्या है विभव मापी की, वास्तविक परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह युक्ति जिसके द्वारा धारा का कोई अंश ग्रहण किए बिना, धारा का कोई अंश ग्रहण किए बिना विभव को माप दे, अंश ग्रहण किए बिना विभव को माप दे। ठीक है, विभव मापी कहलाती है, विभव मापी कहलाती है। ठीक है, विभव मापी कहलाती है। अब कभी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये मैं आपको लिखवा दूंगा अभी, है ना, ये क्वेश्चन विभव मापी या उस नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं PDF देने वाला हूँ। ठीक है, विभव मापी, ठीक है, विभव मापी
वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों होती है? वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों होती है? विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों होती है? ठीक है, विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों होती है, ये अपना क्वेश्चन है। तो आप क्या इसका आंसर लिख सकते हो अभी यहाँ पर? ठीक है, वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों होगी? क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा पहले वोल्ट मीटर के लिए कि वोल्ट मीटर से विभव जब मापा जाता है तो वह धारा का कोई ना कोई अंश ग्रहण करता है जो कि वास्तविक विभव को नहीं मापता है। वोल्ट मीटर वास्तविक विभव को नहीं मापता है, ठीक है, जबकि विभव मापी धारा का कोई अंश ग्रहण किए बिना ही विभव को माप देती है, इसलिए विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये तो समझ में आ गया भाई विभव मापी क्या होती है। अब ये आपको समझना चाहिए यहाँ पर कि विभव मापी दिखती कैसी है ना, उसका चित्र क्या होगा। ठीक है, तो मैं एक बार उसका पिक्चोरियल डायग्राम यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ, दिखती कैसी है। देखो विभव मापी में यहाँ पर कोई हालांकि प्रैक्टिकल यहाँ पर अभी संभव नहीं है ना, सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ। देखो ये दिखाई दे रही है, मैं आपको एक बार सारे टर्म्स इसमें समझाऊंगा जो हम इसमें जोड़ा करते हैं विभव मापी में। देखो ये भी, इसमें भी क्या होती है, एक इस तरीके की तख्ती होती है। देखो इस तरीके की क्या होती है, लकड़ी की तख्ती होती है, आयताकार है ना, 1 मीटर लंबी, लगभग 1 मीटर से ज़्यादा होगी यहाँ पर ये। ठीक है, ऐसी एक तख्ती होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, मीटर से तुम्हें क्या होता था, वो उसमें भी तख्ती होती है। और विभवमापी में क्या होता है, ये दोनों में अंतर समझ लेना है। दोनों में ही देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये कोई पेज है, पहला कोई ए बिंदु है और ये दूसरा कोई बी बिंदु है। विभवमापी में क्या होता है कि एक लगभग 10 मीटर लंबा वायर होता है, 10 मीटर लंबा वायर, 10 मीटर लंबा वायर, ठीक है, मतलब 100 सेंटीमीटर के 10 भाग होते हैं। 1 मीटर से तुम्हें केवल 1 मीटर लंबा वायर का हम उपयोग करते हैं, मीटर से तुम्हें 1 मीटर लंबा वायर उपयोग करते हैं, इसीलिए तो उसको मीटर सेतु कहा जाता है। उसमें 1 मीटर लंबे वायर का उपयोग करते हैं, मैग्नीन कॉन्स्टेंटन का। यहाँ पर भी मैग्नीन कॉन्स्टेंटन के ही वायर का, ये जो वायर दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको, ठीक है, ये भी मैग्नीन कॉन्स्टेंटन के ही ये वायर है। ठीक है, ये आपको ये जो वायर दिखाई दे रहे हैं ये आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये अलग अलग वायर नहीं है, ये पूरा 10 मीटर लंबा वायर है। देखो यहाँ से उस 2 सिरे होंगे, 10 मीटर लंबे वायर में 2 सिरे होंगे। एक सिरे को यहाँ पर एक पत्ती, तांबे की पत्ती है ना, तांबे की पत्ती से ही जोड़ा जाता है नॉर्मली, क्योंकि उसका प्रतिरोध नगण्य मानते हैं अपन। यहाँ पर एक सिरे को जोड़ देंगे इस जगह, फिर उसके बाद में उस वायर को ऐसे लेते हुए, देखो इस तरीके से घुमाते हुए, यहाँ पर एक पत्ती लगी हुई होगी, एक पेच लगा हुआ होगा, वहाँ उसको इस तरीके से घुमा देते हैं, बंद कर देते हैं, पत्ती से उस वायर को यहाँ पर दबा देते हैं। फिर इधर एक उसी का आगे का भाग इधर घूमेगा, फिर यहाँ से उसको घुमाएंगे। ठीक है, इस तरीके से उसको घुमाते रहते हैं, है ना। अगर ऐसे क्यों करते हैं मालूम है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 10 मीटर लंबी तख्ती का हम उपयोग करेंगे। 10 मीटर तो बहुत लंबी तख्ती हो गई, ये ध्यान रखने वाली बात है ना। इसलिए यहाँ पर हमने 1 मीटर लगभग 1 मीटर लंबी ही तख्ती का उपयोग करके मैंने इसके ऐसे बहुत सारे ऐसे घेरे बना दिए इस तरीके से। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, दिखाई देने में ये सब समांतर क्रम में है, जबकि ये तार पूरी तरीके से श्रेणी क्रम में ही जुड़ा हुआ है ना। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 मीटर लंबा वायर हम उपयोग करते हैं, 10 मीटर लंबा वायर उपयोग करते हैं। इस तरीके से इसको पत्तियों पर ऐसे घुमाते हुए ऐसे लाते हैं, इस तरीके से ऐसे घुमाते हुए, इस तरीके से घुमाते हुए, है ना, इस तरीके से यहाँ से घुमाते हुए, और फाइनली ये इसका अंतिम सिरा होगा, यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, 1 मिनट बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक इसका जो अंतिम सिरा होगा, फिर उसको लास्ट वाली जो ये पत्ती है उससे इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों, ये जो 2 बिंदु होते हैं, इनको एक को तो ए बिंदु कहा जाता है, दूसरे को बी बिंदु इसको कहा जाता है। ये बात तो आपको क्लियर होगी कि यहाँ पर एक स्केल लगी हुई होती है इस तरीके से, इसी के ऊपर जो संतुलित लंबाई वगैरह हम इसमें नोट करते हैं। ये जो आपको ये सामने ये जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। इसको क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। देखिए आप, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ऐसे बहुत सारे, इसके ऊपर देखो ये वाइट जो पोर्शन यहाँ पर देखो, हल्का सा ये वाइट जो दिखाई दे रहा है,
ये होता है पोर्सिलिन मिट्टी होती है, बिल्कुल खोखला होता है ये अंदर से, ठीक है, कुचालक होता है। इसके ऊपर वायर लपेटे हुए होते हैं, तांबे की इस तरीके से वायर लपेटे हुए होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सटा कर सर्पिलाकार आकृति में। एक को यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक पॉइंट को, दूसरा यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। इसके ऊपर ये एक स्लाइडर होता है, इससे ये पॉइंट इससे कनेक्ट होता है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ होता है, ये टच रहता है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ऐसी एक पत्ती सी है, ये पत्ती इसके साथ में टच रहती है। एक पेच यहाँ पर होता है, एक पेच यहाँ पर होता है, ठीक है। तो हमें जब भी अपने परिपथ में धारा को नियंत्रित करना होता है, वोल्टेज को नियंत्रित करना होता है, तो हम इसको आगे पीछे इस तरीके से खिसकाकर धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। धारा नियंत्रित कैसे होती है? प्रतिरोध बदलेगा, तार की लंबाई बदलती है तो प्रतिरोध बदलता है, जिससे धारा भी कम होगी, ज़्यादा होगी, उससे वोल्टेज वगैरह कम होगा, बढ़ेगा, ठीक है, ये सब अपन जानते हैं, ठीक है। तो ये धारा नियंत्रक होता है, ये एक बैटरी होती है। ये देखिए, एक इसको बोलते हैं एक मार्गी कुंजी, है ना। एक एक अगर एक इसमें डॉट होती है ना, है ना, एक यहाँ तार एक तार एक ही मार्ग से जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं एक मार्गी कुंजी। ये भी एक मार्गी कुंजी है। ये प्रतिरोध बॉक्स है, आपको दिखाई दे रहा है। ये होता है लेखनांसी सेल, एक होता है लेखनांसी सेल, डेनियल सेल, इस तरीके के सेल होते हैं, ठीक है, प्राथमिक सेल होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? लेखनांसी सेल इसको कहा जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, तो ये देखो, ये तांबे का डब्बा आ गया यहाँ पर, है ना, इसको बोलते हैं डेनियल सेल। तांबे का जो इसमें होता है ना पात्र, वो होता है डेनियल सेल होता है, ठीक है। इसका वोल्टेज 1.08 के समथिंग होता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि भाई विभवमापी कैसी होती है वगैरह। ये ध्यान रखना है कि ये ए बिंदु होता है और ये बी बिंदु होता है। अब अपन जब परिपथ बनाएंगे तो इतना लंबा परिपथ तो थोड़ी ना बनाएंगे, क्योंकि इतने सारे वायर बनाते हुए बस बनाते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम विभव मापी को बनाते हैं ना, जब इसका अपन वर्किंग, इसकी कार्यविधि को जब अपन समझ रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ए व बी बिंदु लेते हैं। केवल दो बिंदु यहाँ पर हम लेते हैं विभव मापी को बनाने के लिए, ठीक है। मैं आपको इसकी पूरी वर्किंग, इसकी कार्यविधि को अब समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कार्यविधि को समझेंगे, उससे पहले हम विभव मापी में, आपको विभव मापी कैसी होती है ये संरचना आपको समझ में आ गई, क्लियर यहाँ तक। अब हम यहाँ पर समझेंगे, एक टर्म पढ़ेंगे विभव प्रवणता, लेकिन उससे पहले हम एक बात, मैं आपको जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो आपको यहाँ पर और समझा देता हूँ। देखिए, मैंने बताया कि विभव मापी में दो बिंदु होते हैं, ए व बी बिंदु होते हैं। तो ये यहाँ पर मैं लिखूंगा एक तो ए बिंदु, और यहाँ लिखूंगा मैं एक बी बिंदु, यहाँ पर लिखूंगा इस तरीके से, क्लियर यहाँ तक। और ये इस तरीके से इन दोनों बिंदुओं के मध्य ये पूरा ये जो वायर है ये 10 मीटर लंबा वायर है। अब देखो 10 मीटर लंबे वायर को हम ऐसे तो ना बनाते रहते इस तरीके से, है ना भाई। ये 10 मीटर लंबा वायर है, मुझे ये कैसे दिखाना पड़ता है? मीटर से तुम्हें तो 1 मीटर लंबे वायर को दिखा देते हैं, लेकिन इतने 10 मीटर लंबे वायर को हम नहीं दिखा पाते हैं। तो ये अपना जो मैंने ए बिंदु वहाँ पर लिखा अभी, तो ये तो है अपना ए बिंदु, और ये क्या है मान लो बी बिंदु। तो ए व बी के मध्य ये पूरा वायर जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से बना दिया, ए व बी बिंदु बना दिया मैंने, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरा कितना लंबा वायर है? 10 मीटर लंबा वायर। आपको इस तरीके से इसको समझना है। फिर करना क्या होता है कि जो ए बिंदु होता है ना, हमें कोई भी एक बिंदु सेलेक्ट कर लेना होता है। जैसे मान लो ये ही अपना ए बिंदु है, ठीक है। तो ए बिंदु को हम क्या करते हैं, जो अपनी जो द्वितीयक सेल होता है, देखो मैंने सेल के बारे में बताया था, सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल जिनको पुनः चार्ज कर सकते हैं, जिनका वोल्टेज प्राथमिक सेल से हमेशा ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो द्वितीयक सेल हम लेते हैं, और द्वितीयक सेल का जो धनात्मक जो सिरा होता है ना, ठीक है, उसको हम जोड़ते हैं किससे? यहाँ इससे जोड़ देते हैं, क्लियर नहीं आता, ठीक है। ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और ये जो माइनस वाला जो है पॉइंट, इसको हम जोड़ते हैं एक कुंजी से, जो हम जोड़ देते हैं इसको, इसका मान लो इसका विद्युत वाहक बल है E, ठीक है। और इस कुंजी को हम फिर आगे जोड़ते हैं धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रक का चिन्ह होता है। धारा नियंत्रक का चिन्ह देखो ये होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ये धारा नियंत्रक का चिन्ह होता है RH, इसको RH बोलते हैं। तो ये एक सिरा ये होगा, ठीक है। ये यहाँ पर इसको मैंने कुंजी से इसको टच कर दिया, इसको, है ना, इसको बांध दिया यहाँ पर,
और ये धारा नियंत्रक का ये वाला जो सिरा होता है ना, इस सिरे को हम आगे वाले से बांधते हैं। ऐसे नहीं इसको आप इसको टच करवा दोगे, ये फ्री रहता है ये वाला, बिल्कुल। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से लेते हुए हम इसको इससे टच कर देते हैं। ये अपना क्या है, आरएच धारा नियंत्रक है। ये बच्चों ये जो परिपथ बनता है ना, इसको बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। हर, अब देखो ये आप दिमाग में फिट कर लेना इस बात को। पहले तो इस परिपथ को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक परिपथ कहते हैं। हम इसमें कम से कम बच्चों 5 प्रैक्टिकल करेंगे, या जो भी विभवमापी के लिए हम जो भी समझना चाहेंगे, हर परिपथ में आपको ये परिपथ तो बनाना ही होगा। ये परिपथ तो आपको किसी भी हाल में बनाना होगा। तो ये पहले आप सीख लीजिएगा भाई, प्राथमिक परिपथ ये होता है, इसमें एक ये सेल होता है, इसका प्लस हमेशा ए बिंदु से जुड़ेगा, माइनस आगे कुंजी से जुड़ेगा, एक मार्गी कुंजी होगी आगे, ये ऐसा धारा नियंत्रक होता है। ठीक है, इस तरीके से बी से जोड़ देते हैं। देखो मैं एक बार थोड़ा सा इसको अगर ये कनेक्ट हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है बच्चों। ठीक है, जैसे मान लो मुझे इसको जोड़ना है, ठीक है, तो मान लो मेरे पास में कोई भी ए बिंदु है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस तरीके से एक वायर लूँगा और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरे लिए क्या है, ए बिंदु है, मैंने इसको प्लस वाले को इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरा क्या है, ए बिंदु है। मैं प्राथमिक परिपथ बना के आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना कि इस ये एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पर ये एक एमीटर का उपयोग कर रहा है, हम यहाँ पर एमीटर का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बीच में इसने ये एमीटर को जोड़ रहा है। एमीटर को इसलिए जोड़ रहा है ताकि आप यहाँ पर इसको स्लाइड करते हो, यहाँ से इसका प्रतिरोध आप बदलते हो, तो यहाँ पर धारा बदल रही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए यहाँ पर इस एमीटर को जोड़ा जाता है। बस इतना सा इसका काम होता है। फिर क्या कर देते हैं कि यहाँ पर हम इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं एक पॉइंट से। ठीक है, कुंजी आगे आप जानते हो ये नेगेटिव माइनस सिरा होता है, ये माइनस को कुंजी से जोड़ते हैं। कुंजी की जो दूसरी डॉट है ना, ये वाली डॉट, फिर हम जोड़ देंगे यहाँ पर, इससे जोड़ देंगे, ये आगे इससे कनेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर धारा नियंत्रक का एक पॉइंट आप यहाँ जोड़ सकते हो, या फिर यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं, ये इस जगह इसको जोड़ दिया। ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला नहीं जुड़ता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये हम जोड़ देंगे, फिर फाइनली बी से जोड़ दिए। ये देखो, ये अपना बच्चों क्या बन गया, प्राथमिक परिपथ बन जाता है। इस तरीके से है ना, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया बच्चों। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम बोलते हैं, परिपथ चित्र इसको हम बोलते हैं। ठीक है, परिपथ चित्र में हमें सबसे पहले क्या बनाना होता है, प्राथमिक परिपथ बनाना होता है। जितने भी प्रैक्टिकल उन सब में प्राथमिक परिपथ सेम ही होता है। अभी हमने उसमें सिमुलेटर, जो ये सिमुलेटर बनाया मैंने, ठीक है, इस सिमुलेटर में यहाँ पर ये नहीं होता। अपन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, एमीटर का हम उपयोग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, ये वायर जो है ना, ये माइनस वाला, ये डायरेक्टली इसको जोड़ा, ये वाला वायर जो है ना, इस वायर को हम डायरेक्टली यहाँ से, इसको हटा दो बीच में से, है ना, इसको हटा देंगे तो ये वायर सीधा इससे यहाँ पर जुड़ जाएगा बस, और बाकी का ऐसे ऐसे कनेक्ट। एमीटर का हम उपयोग नहीं करते हैं। एमीटर का यहाँ पर ये सिमुलेटर में, इस सॉफ्टवेयर में उपयोग कर रहा है, किसके लिए, ताकि इसमें हमें धारा का मालूम लग सके कि इससे प्रतिरोध को बदलने से धारा परिवर्तित हो रही या नहीं हो रही है। ठीक है, ये एक विभवमापी का एक प्रयोग का सिमुलेटर है। ये यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, कोई सेल है अपने पास में, ये सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है इस विभवमापी की सहायता से। ठीक है, ये इसमें इस चीज़ को करवा रहा है। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। ठीक है, मुझे यहाँ पर इसको समझाने के लिए बस इतना था कि मुझे इसका एक टर्म समझाना था यहाँ पर, और वो था प्राथमिक परिपथ। भाई आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक परिपथ कैसे हम जोड़ते हैं। बाकी मैं अभी यहाँ पर इसके कोई प्रयोग नहीं समझा रहा हूँ, मैं अभी आपको केवल बेसिक समझा रहा हूँ। विभवमापी काम कैसे करेगी, सबसे पहले काम कैसे करती है ना। एक बार ये दिमाग में अगर आपके बैठ गया तो पांचों प्रैक्टिकल आपके मैं बता रहा हूँ 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। 15 मिनट के अंदर अंदर आप पूरे पांचों प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, सीख सकते हो, कुछ भी देर नहीं लगने वाली है। ठीक है, तो इनको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। लेकिन अब इसको अपन समझें, इसके लिए आपको एक टर्म और समझना होता है, वो होता है क्या, इसकी विभव प्रवणता के बारे में। ठीक है, इसमें अपन क्या समझते हैं, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक चीज़ का और उपयोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है,
ये यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं, धारा मापी, ठीक है, और इसके साथ में एक जॉकी जोड़ देते हैं। अभी मैं इसकी वर्किंग को समझा रहा हूँ केवल। होता क्या है कि जैसे आप प्राथमिक परिपथ को जोड़ते हो, देखो ये तो मैंने बनाया, अभी मैं यहाँ पर देखो, है ना, कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ जो व्याख्याता जो होते हैं, लेक्चर जो होते हैं, वो यहाँ पर एक सेल जोड़ देते हैं। अभी मैं यहाँ पर कोई सेल नहीं जोड़ रहा, केवल मैं एक सिंपल तरीके से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम यहाँ पर देखो, मान लो कि ये परिपथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये इतना जो परिपथ है ना, ये भी एक परिपथ ही है बच्चों, ये है ना, इसको भी एक परिपथ ही कहते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीयक परिपथ। ये प्राथमिक परिपथ, तो ये द्वितीयक परिपथ है ना। इधर जो बनेगा, इधर जो भी परिपथ बनते हैं वो सब द्वितीयक परिपथ होंगे, है ना। तो अपना काम है दो परिपथ बनाना होता है, एक प्राथमिक परिपथ और एक द्वितीय परिपथ बनाना होता है। तो प्राथमिक परिपथ तो हमेशा यही रहेगा, बस इसको दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। प्राथमिक परिपथ तो हमेशा यही रहता है। अब जैसे ही ये प्राथमिक परिपथ हम कंप्लीट करते हैं, हमने ये कुंजी लगा दी, ठीक है, ये सब सिस्टम जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि एक धारा प्रवाहित होती है। क्या होगा बच्चों? धारा प्रवाहित होगी। इस तार में ए से लेकर बी तक क्या प्रवाहित होगी? धारा। अब धारा प्रवाहित होगी तो सिंपल सी बात है कि इस तार का कोई प्रतिरोध होगा। बोलो, तार का प्रतिरोध होगा कि नहीं? अब आप कहोगे बिल्कुल तार का प्रतिरोध होगा। मान लो तार की लंबाई L है, मैंने कहा तार की लंबाई L है, ठीक है। तो इस तार पर जैसे मान लो यहाँ तक का मैंने काम कहा, मैंने यहाँ तक की बात करी, तो हर एक पॉइंट पर, तार के हर एक बिंदु पर कुछ ना कुछ विभव पतन होगा। विभव पतन का मतलब आप जानते हो, विभव पतन का मतलब क्या होता है भाई? ये तार है, तार का प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो तार का प्रतिरोध होता है, तो मैं प्रतिरोध का चिन्ह यहाँ पर बना लेता हूँ, ये लीजिए। अब उस तार में जब धारा प्रवाहित होगी, तार का प्रतिरोध होगा, तो I इंटू आर, ये V इक्वल I इंटू आर हमें ये प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं विभव पतन होना। तो तार पर कोई ना कोई विभव पतन होगा, अवश्य होगा, ठीक है। तो ये जो विभव पतन होता है, ये प्रति एकांक लंबाई पर कितना हो रहा है, ये उसकी प्रवणता को दर्शाता है, तीव्रता को दर्शाता है, विभव प्रवणता को दर्शाता है, ठीक है। जैसे वेग प्रवणता, जैसे मैं श्यानता वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, तो याद हो आपको, मैंने वेग प्रवणता बताई थी, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक दूरी पर परिवर्तित वेग की मात्रा, है ना, वेग की मात्रा क्या कहलाती है? वेग प्रवणता, ठीक है। हमने एक और विभव प्रवणता पढ़ा था विभव वाले टॉपिक में, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध में विभव प्रवणता वहाँ पर पढ़ा है ना। इक्वल वहाँ पर क्या आता है? V/Z या dV/dL या dr वगैरह इस तरीके से। तो वहाँ पर भी इसका मतलब ये होता है। विभव प्रवणता का मतलब क्या होता है, यही अपना इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है। आज लगभग मेरे हिसाब से विभव प्रवणता को ही हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यही अपने यहाँ पर समझने वाले हैं। विभव प्रवणता क्या है कि इस ए व बी के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तार की इस प्रति एकांक लंबाई पर जो ये विभवांतर है, ये जो विद्युत वाहक बल है या विभव पतन है, इसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखवा देता हूँ एक बार, देखिए, इसको समझिएगा। देखो, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे, विभव प्रवणता को हम समझने वाले हैं आज, ठीक है। विभव प्रवणता जिसको हम x से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना। विभव प्रवणता क्या है? विभव मापी जो होती है, विभव मापी में तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। देखो, विभव प्रवणता क्यों ज्ञात करते हैं, मैं इसका कारण भी आपको बताऊंगा अभी। ये विभव प्रवणता कहलाती है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। x, इसको मैंने अभी बताया था कि इसको हम x लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तार की लंबाई टोटल L है, A और B के मध्य अभी मैंने प्राथमिक परिपथ बनाया हुआ है, तो ये इसका विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्या था? E था, ठीक है। तो ये E इस पर रहेगा, तो विभव प्रवणता अभी आप लिख सकते हो x इक्वल टू E/L, x इक्वल टू E/L। ये दिमाग में बैठा लो बच्चों, ठीक है। इसकी विभव प्रवणता x इक्वल टू क्या होगी? E/L होगी, वोल्ट पर मीटर। इसकी यूनिट, इसका मात्रक होगा वोल्ट पर मीटर। ये दिमाग में बैठा लो बच्चों, ठीक है। विभव प्रवणता आ गई। विभव प्रवणता क्यों करते हैं हम ज्ञात यहाँ पर? अब ये दिमाग बैठाओ, ठीक है।
हम क्यों किस तरीके से हम इसको हम समझेंगे कि कैसे एक विभवमापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल माप सकती है। ठीक है, ये सब बातें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। पहले हम डिटेल से एक बार विभव प्रवणता को समझना चाहेंगे, क्यों यहाँ पर हमने विभव प्रवणता ज्ञात करना चाहिए। हमने मान लो यहाँ पर आपके पास में इसकी विभव प्रवणता अपने मालूम है। जब भी कोई अपन मार्केट से कोई विभवमापी को खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, जैसे मार्केट से मैंने ये विभवमापी खरीद कर लेके आया, जैसे ये विभवमापी मार्केट से खरीद कर लेकर आया, ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पर या कहीं बोर्ड पर लिखा हुआ होगा कि इसकी विभव प्रवणता कितनी है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको सबसे पहले लाने के बाद में आपको इसकी विभव प्रवणता ही ज्ञात करनी होगी। ठीक है, ये विभव प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं वो आगे देखेंगे। ठीक है, आपको अगर इसकी विभव प्रवणता मालूम है, अगर आपको इस विभव हर एक विभवमापी की विभव प्रवणता अलग अलग होती है, ऐसे नहीं सबकी सेम होती है। ठीक है, विभव प्रवणता अगर आपको मालूम है भाई, इसकी तार की प्रति एकांक लंबाई पर हर एक मीटर लंबाई पर, हर एक प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है, कितना विभव पतन हो रहा है, हर एक मीटर लंबाई पर कितना विभव पतन हो रहा है, अगर ये आपको मालूम है तो आप कितनी भी लंबाई पर होने वाला विभव पतन बता सकते हो। कितनी भी लंबाई पर, देखो कैसे, ये देखिए, मान लो कि आपने इस सेल का, जैसे मान लो कोई विद्युत वाहक बल है, जैसे मान लो 20 वोल्ट या चलो 2 वोल्ट है, तार की लंबाई 10, टोटल 10 मीटर है। ठीक है, तो 2/10 इसकी विभव प्रवणता मान लो अभी कितनी आ गई, जैसे 0.2 वोल्ट पर मीटर है। कितनी है, 0.2 वोल्ट पर मीटर। अब होता क्या है कि अगर मैं जैसे कहूँ कि ये तार है पूरा 10 मीटर लंबा है, मैंने कहा 10 मीटर लंबाई का मतलब कितना हो गया, टोटल 1000 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1000 सेंटीमीटर, है ना। स्केल इस तरीके से लगी हुई होती है इसमें। तो मान लो कि जैसे 100 सेंटीमीटर की बात करें, मतलब 1 मीटर की बात करूं, मैंने कहा 1 मीटर लंबा वायर है, ये यहाँ तक मान लो कि ये जो कि है, ठीक है, ये टच हो रही है 1 मीटर की यहाँ पर, और गैलन मीटर में यहाँ पर 0 विक्षेप आ गया, मान लो 0 विक्षेप आ गया। ये विभवमापी धारामापी के शून्य विक्षेप पर ही कार्य करती है, इसका ये सिद्धांत है, शून्य विक्षेप ही लाना है, क्योंकि मैंने अभी बताया था विभवमापी का प्रतिरोध अनंत होगा, है ना। ये धारा का कोई अंश ग्रहण नहीं करती विभवमापी, इसका मतलब धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, शून्य विक्षेप पर कार्य करनी चाहिए। विभवमापी किस पर कार्य करनी चाहिए, शून्य विक्षेप पर ही कार्य करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई विभवमापी का तो प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अगर आप विक्षेप लेकर आप चेक करोगे तो बात, ये तो वोल्ट मीटर की तरह कार्य करने लग जाएगी, क्योंकि वोल्ट मीटर ही तो धारा का अंश ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहां से मुझे इस चीज को हटा देना है ना, इस वोल्ट मीटर को हटा देना है। वोल्ट मीटर को हटाने कैसे हटाऊंगा, धारामापी में शून्य विक्षेप लाकर। ठीक है, शून्य विक्षेप तभी आ सकता है धारामापी में जब विभवमापी का प्रतिरोध अनंत होगा। ठीक है, तो मान लो कि ये इतना तार इस 10 मीटर लंबे तार पर इस बिंदु पर आकर इस धारामापी में 0 विक्षेप आ गया। ठीक है, यहाँ पर अपन जानते हैं ये 0 होगा, 0 विक्षेप आ गया, मान लो इस जगह सुई यहाँ पर आकर टच हो गई। ठीक है, तो तार की लंबाई हमने नोट कर ली, जैसे मान लो मैंने 1 मीटर लंबाई, ये इसकी क्या कहलाएगी, संतुलित लंबाई। क्लियर यहाँ तक, तार की ये संतुलित लंबाई आ गई, मान लो यहाँ पर 1 मीटर लंबाई आ गई। तो मुझे यहाँ पर अगर इसका विभव बताना होता, मान लो मुझे यहाँ पर एक सेल जोड़ना होता, मैंने एक सेल जोड़ दिया यहाँ पर, अब मुझे इसका विद्युत वाहक बल बताना होता, सिंपल सी बात, मुझे इसका विद्युत वाहक बल मैं बता सकता हूँ। अब कैसे, आप कहोगे सर इसकी विभव प्रवणता इतनी थी भाई 0.2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, मैंने इसकी संतुलित लंबाई माप ली 1 मीटर, तो मैं कहूँगा 1 × 0.2 कितना आ गया भाई, इस सेल का, यहाँ पर अगर कोई सेल जोड़ा हुआ है तो इसका विद्युत वाहक बल कितना आ गया बच्चों, 0.2 वोल्ट आ गया। क्लियर यहाँ तक। या आप सिंपली ऐसे बात करो कि यहाँ से ये इतना जो तार है जहाँ पर, है ना, संतुलित लंबाई, इतनी लंबाई जो है, इस पर टोटल कितना इसका विभवांतर होगा, यहाँ से यहाँ तक का, वो भी आप विभवांतर बता सकते हो, है ना। भाई आप देख रहे हो कि इसकी विभव प्रवणता कितनी है, E/L इंटू क्या कर दो, जो भी लंबाई होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो, उस वहां तक का आपको क्या मालूम हो जाएगा, विद्युत वाहक बल मालूम हो गया। जैसे इतनी लंबाई 1 मीटर का आ गया, 0.2 वोल्ट आ गया। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 250 मीटर का बताओ, सॉरी 250 सेंटीमीटर का बताओ, 250 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 2.5 मीटर हो गया। 2.5
बहुत ही सिंपल है भाई। जैसे मान लो यहाँ पर इस इतने वायर का आपको वो बताना है, विभवांतर बताना है, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर बताना है आपको। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर बताऊंगा, मैं इसकी लंबाई माप लूँगा, लंबाई आ गई 2.5 मीटर आ गई, तो मैं क्या करूँगा 0.2 बाई इंटू 2.5 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये जैसे 1 मीटर लंबा था, है ना, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10, लगभग 5 हो गया, ठीक है। 5 वोल्ट हो जाएगा क्या ये, 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट आ जाएगा। तो ये बात आपके दिमाग में फिट हो गई होगी, क्लियर यहाँ तक, 0.5 वोल्ट इसका। तो इस तरीके से हम विभव प्रवणता की सहायता से, विभव प्रवणता मालूम ही होनी चाहिए, विभव प्रवणता के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। विभव मापी में विभव प्रवणता के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई भी चीज़ को आप नहीं माप सकते हो, विभव प्रवणता आपको मालूम ही होनी चाहिए। विभव प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन बाद में देखेंगे। अभी हम विभव प्रवणता के बारे में कुछ और समझ लेते हैं। विभव मापी के कुछ और टर्म्स यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, विभव प्रवणता को मैं विद्युत धारा के रूप में लिखना चाहूँगा, प्रतिरोध के रूप में लिखना चाहूँगा, ये सब मैं यहाँ पर अभी लिखने वाला हूँ। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखें यहाँ पर विभव प्रवणता के मैं अलग अलग परिस्थितियों में कुछ मान के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, यदि विभव मापी के तार का प्रतिरोध, भाई विभव मापी है, ठीक है, और उसके तार का कोई ना कोई प्रतिरोध तो अवश्य होगा, ठीक है। विभव मापी के तार का प्रतिरोध, ठीक है, वो क्या हो, आर हो, ठीक है। अपन जानते हैं भाई तार जुड़ा हुआ है, ए से लेकर बी बिंदु के बीच में इतना लंबा तार जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध तो होगा ही उससे, ठीक है। उसका प्रतिरोध मान लो आर है, तो सिंपली बात है, और उस पर विद्युत बाहुबल है ई, ठीक है। हम विभव प्रवणता को एक्स इक्वल टू अभी क्या लिख रहे हैं बच्चों, अभी हम लिख रहे हैं ई अपॉन एल लिख रहे हैं, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो अभी उसमें अगर धारा आई प्रवाहित हो रही है तो वो कितनी प्रवाहित होगी, तार का प्रतिरोध आर, उस पर होने वाला विभव कितना है ई, तो अपन जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है। तो x इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, आई आर अपॉन एल, ठीक है। तो ये आर अपॉन एल क्या बता रहा है, प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध को बता रहा है, प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध को मैं इसको लिखूंगा बच्चों क्या, के आई लिख दूंगा, ठीक है। ये दिमाग में फिट कर लेना। तो एक विभव प्रवणता देखो विद्युत धारा के रूप में, और ये के यहाँ पर क्या है, आर अपॉन एल है, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है। ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए, एक इस तरीके से भी आप विभव प्रवणता को लिख सकते हो, ठीक है। हम विभव प्रवणता को और आगे कैसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर मैक्सिमम अगर धारा की बात करें, ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर अधिकतम विभव प्रवणता की बात करते हैं, सेकेंड टर्म, अधिकतम विभव प्रवणता तब हो सकती है जब ओवरऑल भाई सेल का कोई प्रतिरोध हो ही नहीं, भाई सेल भी तो जुड़ा हुआ है, ऊपर द्वितीयक सेल जुड़ा है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए, ठीक है। मैंने सेल का आंतरिक प्रतिरोध अभी क्या माना हुआ है, 0 माना हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध क्या माना हुआ है, 0 माना हुआ है। तार का प्रतिरोध है, ठीक है, धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है प्राथमिक परिपथ में, उसका भी मैंने प्रतिरोध 0 मान लिया, ये सब मैंने 0 मान लिया। तो अब बताओ इसकी विभव प्रवणता एक्स मैक्सिमम जो है, ठीक है, वो क्या होगी, वही ई अपॉन एल, ठीक है, ई अपॉन एल, यहाँ पर आई इक्वल टू क्या है, ई अपॉन कैपिटल आर, आई इक्वल टू क्या है, ई अपॉन कैपिटल आर है, ई अपॉन एल अपन जानते हैं, ई इक्वल टू आई आर हो ही जाएगा, ठीक है। ये एक्स मैक्सिमम होगी, इस स्थिति में एक्स मैक्सिमम होगी, और ये आई इक्वल टू ई अपॉन आर अधिकतम धारा प्रवाहित हो रही है अभी विभव मापी में, क्यों, क्योंकि हमने केवल तार का ही प्रतिरोध लिया हुआ। अगर मैंने सेल का प्रतिरोध ले लेता, ठीक है, मैंने धारा नियंत्रक का प्रतिरोध भी ले लेता, तो ये बताओ प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता, तो फिर धारा क्या हो जाती, कम हो जाती। लेकिन मैंने इन टर्म्स को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से इनको अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इनको हटा दूंगा, ठीक है, यहाँ से मैंने इनको हटा दिया इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर केवल आई ई अपॉन आर ही बच जाएगा, ई अपॉन आर बचेगा, इसका मतलब ये इसके लिए क्या है, अधिकतम धारा होगी, क्लियर यहाँ तक,
ठीक है, और अधिकतम धारा होगी तो उसकी विभव प्रवणता भी उस समय क्या रहेगी, अधिकतम रहेगी। अब आपको हर एक सिचुएशन समझ में आ रही है। अब मान लो कि हम सेल का प्रतिरोध भी ले लें, यदि यदि सेल का प्रतिरोध और ले लिया जाए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, भाई सेल होता है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध होता ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थर्ड सिचुएशन में क्या मान लिया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और मान लिया मैंने, ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। तब मैं विभव प्रवणता को कैसे लिखूंगा, ठीक है, विभव प्रवणता को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, के आई होता है, क्या होता है, के आई होता है। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये थोड़ा सा इसमें मेरे को बदलना पड़ता है बार बार में इनको। देखिए यहाँ पर अपन जानते हैं आई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ई, पहले प्रतिरोध आर था, अब ये और आ गया, स्मॉल आर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं एक्स इक्वल टू अब बताओ क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आई की जगह मैंने ये लिख दिया, के की जगह आप चाहो तो आर अपॉन एल और लिख सकते हो। तो ये और विभव प्रवणता आ गई इस रूप में, ठीक है। चौथा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा चौथा पॉइंट है कि अगर हम धारा नियंत्रक का भी प्रतिरोध ले लें यहाँ पर, ठीक है भाई, आर एच और ले लें यहाँ पर, हम आर एच को और कंसीडर कर ले इस जगह, ठीक है। धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है, ये किसका प्रतिरोध है, धारा नियंत्रक। ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, प्राथमिक परिपथ में आप चेक कर रहे हो, ये धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है। तो अब बताओ धारा नियंत्रक का प्रतिरोध और ले लेंगे तो ये आई क्या बन जाएगी, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर एच और बन जाएगी। तो अब विभव प्रवणता x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ई अपॉन, है ना, क्या लिख दूंगा मैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर एच इंटू ये तो हो गया, ठीक है, आई, ठीक है, ये हो गया आर अपॉन एल। ये बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। ये जो मान देखो प्रतिरोध बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है, अगर ये प्रतिरोध बढ़ गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स मैक्स, सॉरी एक्स मिनिमम, ये न्यूनतम हो जाएगी, और एक्स मैक्सिमम यहाँ पर आप इसको अगर हम आंतरिक प्रतिरोध को लेकर चलें तो मैं इसको एक्स मैक्सिमम कर सकता हूँ। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये अपने लिए देखो इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होगी, विभव प्रवणता मिनिमम हो जाएगी। और यहाँ पर अपन क्योंकि सेल का कोई ना कोई प्रतिरोध तो होगा, है ना, तो मैं यहाँ पर इसको क्या मान सकता हूँ, एक्स मैक्सिमम मान सकता हूँ। कभी बार है ना एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम का अनुपात पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो वो आप अनुपात भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, आप लिख दो भाई एक्स मैक्सिमम का एक्स मिनिमम के साथ में अनुपात पूछ रहा है, तो ये देखो यहाँ से आर अपॉन एल कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन में चल रहा है तो ये वाला तो ऊपर चला जाएगा, तो ये अनुपात क्या जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर एच अपॉन ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आप अनुपात बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि विभव प्रवणता को जो है हम किस रूप में लिखेंगे, हम लिखेंगे अब यहाँ पर प्रतिरोधकता के रूप में, विभव प्रवणता को अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रतिरोधकता के रूप में। देखिए यहाँ हम विभव प्रवणता को किस रूप में लिखने वाले हैं, प्रतिरोधकता के रूप में। अगला ये शायद 5वां पॉइंट होगा, ठीक है। एक्स किस रूप में लिखने वाले हैं, रो के रूप में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, प्रतिरोधकता के रूप में। अपन क्या जानते हैं, अभी तक हमने एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, के आई हमने यहाँ पर लिखा है। के इक्वल टू आप जानते हो, अभी मैंने ऊपर बताया था, फर्स्ट पॉइंट यही था, के इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन एल होता है। अब बताओ एक्स को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, आर अपॉन एल इंटू आई लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बात क्लियर है यहाँ तक। आर अपॉन एल बन रहा है यहाँ पर, आर अपॉन एल यहाँ पर बन रहा है, जबकि प्रतिरोधकता का एक बार सूत्र लिख लो आप, प्रतिरोधकता आर इंटू ए अपॉन एल होती है। भाई आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, जब तो फिर अपन इसको अरेंज करेंगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बनाना है, इसमें ये बनाना है आर इंटू ए अपॉन एल। अब बताओ इसमें ए कहीं पर भी नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल इंटू आई अपॉन ए, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये टर्म क्या बन गया यहाँ पर, रो बन गया। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, रो इंटू आई अपॉन ए हो जाएगा। ये बात समझिए आप, क्लियर यहाँ तक, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये विभव प्रवणता हमने किसके रूप में लिख दी बच्चों, प्रतिरोधकता के रूप में हमने लिख दी, ठीक है। ये सूत्र आपको याद कर लेने हैं।
तो हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, देखो हमें एक तो ये प्राप्त हो गया, ठीक है, हमें प्राप्त हो गया एक्स जो है के आई के इक्वल है, एक्स रो आई अपॉन ए के इक्वल है, ठीक है, एक्स और किसके इक्वल है, ई अपॉन एल के इक्वल है। ये बातें आपको क्लियर है। तो इन सब बातों को अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो हमें क्या मालूम लगता है कि अगर हम इसकी बात करें, इस वाले टर्म में बात करें, तो यहाँ पर x देखो सीधे अपन हर चीज़ में देख रहे हैं कि x का मतलब यहाँ पर क्या है, विभवपूर्णता। विभवपूर्णता सीधे रूप से धारा के समानुपाती है, सीधे रूप से धारा से समानुपाती होगी। धारा जितनी ज़्यादा, ठीक है, विभवमापी में उतनी ही विभवपूर्णता होगी, ठीक है, विभवपूर्णता का मान उतना ही ज़्यादा होगा। विभवपूर्णता मतलब विभवपतन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। विभवपूर्णता इतना नहीं होना चाहिए, विभवपूर्णता हमेशा कमी ही होनी चाहिए, ठीक है। विभवपूर्णता जितनी कम होती है ना, विभवपूर्णता जितनी कम होती है वो विभवमापी उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। ये सब मैं बातें आपको आगे बता दूंगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं कि विभवपूर्णता जो है, जो तार है, जो भी तार हम उपयोग कर रहे हैं मैग्नीन कांस्टेंट का, ठीक है, ये उसके सीधे समानुपाती है, ठीक है। विभवमापी में भी तार किसका बना हुआ होता है, मैग्नीन कांस्टेंट का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये सीधे समानुपाती है, ठीक है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है ना, विद्युत वाहक बल के समानुपाती है, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। इनमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये क्यों बता रहा हूँ मैं ये समानुपाती वाले, भाई आपसे जैसे यहाँ पर बात करें, आपको कहा जाए दो विभवमापी है, एक बार जब विद्युत धारा I1 मतलब I1 प्रवाहित करी गई तब विभवपूर्णता x1 प्राप्त हुई। जब I2 प्रवाहित करे तो x2 क्या होगी बताओ, नई विभवपूर्णता क्या होगी। तो आप क्या करोगे, आप जानते हो भाई ये समानुपाती होते हैं, और चीज़ों को इसने नियत मान लिया, और चीज़ों को क्या मान ले, नियत। तो हम इनका अनुपात ले लें, अनुपात ले लेंगे तो ये माना जाएगा, x2 आप ज्ञात कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक। इसी तरीके से जैसे आपको इस वाले पॉइंट में, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट में x इक्वल टू रो आई डिवाइड ए, ये जो लिखा हुआ है, इसमें आपको कहा जाए धारा नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तार का क्षेत्रफल नियत है, ठीक है। तो यदि तार का प्रतिरोध जो है रो1 है तो प्रतिरोधक उसका विभवपूर्णता x1 है। यदि उसकी प्रतिरोधकता रो2 कर दी जाए तो नई विभवपूर्णता बताओ, तो नई विभवपूर्णता ये लो भाई, क्या दिक्कत है, डिवाइड कर दो। इसलिए ये आपको ये टर्म्स मालूम होनी चाहिए, है ना। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ये सूत्र अब अपने यहाँ पर न्यूमेरिकलों में हम उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये विभवपूर्णता इस तरीके से इन पर डिपेंड करती है। तार की लंबाई, देखो तार क्यों हम ज़्यादा लंबा उपयोग कर रहे हैं, देखो यहाँ पर तार मीटर से, विभवमापी मीटर से तुम्हें तो 1 मीटर लंबाई तार का उपयोग कर रहे थे, जबकि विभवमापी में 10 मीटर लंबा वायर उपयोग कर रहे हैं। और एल ये 10 मीटर, यही तो है ना, ये 10 मीटर ही तो है, ये बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा हो गई, इस वजह से ही तो इसकी विभवपूर्णता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विभवपूर्णता को हमें कम रखना है, क्योंकि अपन आगे पढ़ने वाले हैं विभवमापी की सुग्राहिता। नेक्स्ट अगला टॉपिक होगा विभवमापी की सुग्राहिता, ठीक है। तो ये अपन कल देखेंगे विभवमापी की सुग्राहिता के बारे में, ये सब कल मैं बताऊंगा। तो बच्चों आज वाला पॉइंट आपके दिमाग में बैठा कि नहीं, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। आज हमने पढ़ लिया, देखो मैं एक बार फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ इन चीज़ों को। नए पेज पर चलते। आज हमने पढ़ा सबसे पहले विभवमापी कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी। 1 मिनट बच्चों, ठीक है। आज हमने पढ़ा विभवमापी क्या होती है, दिखती कैसी है, ये आपने जान लिया, ठीक है, क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। फिर हमने प्राथमिक परिपथ के बारे में जाना, ठीक है, हमने उसकी संरचना के बारे में जाना, भाई क्या 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 तार लगा हुआ होता है, ठीक है, मैंने ये सब बातें बता दी, प्राथमिक परिपथ बनाया मैंने इसमें, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये था कि विभवमापी का प्रतिरोध, जब भी विभवमापी काम करती है तब उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ये तो इसमें दिमाग में बैठा लेना है, तभी अनंत होगा तो गैल्वेनोमीटर जो होता है उसमें धारा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। गैल्वेनोमीटर में धारा जीरो हो जाती है। देखो मैंने अभी बताया था आपको पीछे वाले परिपथ में, एक बार मैं दिखा देता हूँ इस चीज़ को। ये देखिए, देखो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, जब हम इस विभवमापी का उपयोग कर रहे होते हैं तो हमें धारामापी में शून्य विक्षेप ही देखना होता है। जब हमें धारामापी में शून्य विक्षेप मिल जाता है, ठीक है, तो
हम तार की लंबाई को माप लेते हैं। जब हमें तार की लंबाई मिल जाती है ना, तब हम अगर हमें इसकी विभवमापी की प्रवणता अगर हमें मालूम है तो मैं सीधे उससे गुणा कर देता हूँ, तो उससे हमें उसका विभव मिल जाता है। तो विभवमापी की खास बात क्या है यहाँ पर कि ये धारामापी के शून्य विक्षेप पर कार्य करती है। धारामापी विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है। क्यों है ये मैंने बताया अभी, क्योंकि वोल्ट मीटर धारा का अंश ग्रहण करके विभव को मापती है, जो कि विभव के यथार्थ मान को नहीं माप पाती है। जबकि विभवमापी धारा का कोई अंश ग्रहण किए बिना ही विभव या विद्युत वाहक बल को माप देती है, अर्थात विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये धारा का कोई अंश ग्रहण नहीं करती। विभवमापी का प्रतिरोध अनंत होता है, जो कि एक वोल्टमीटर की तरह ही कार्य कर रही है। इसका तात्पर्य ये हुआ विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करती है। आदर्श वोल्टमीटर किसे कहते हैं? जिस वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है उसको हम आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। तो विभवमापी क्या हुई? एक आदर्श वोल्टमीटर होगी, क्योंकि जब इसमें धारामापी में धारा जीरो हो जाएगी, उस समय जब धारामापी में धारा जीरो हो जाती है ना, मतलब शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, उस समय विभवमापी का प्रतिरोध अनंत हो जाता है और उस समय विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य कर रही होती है। अभी मैं इसकी कोई वर्किंग नहीं समझा रहा हूँ, कैसे हम विभव को मापेंगे, मैं ये सब बाद में बताने वाला हूँ बच्चों इसके बारे में, ठीक है। वर्किंग हालांकि आपको समझ में भी आ गई होगी कि किस तरीके से। सबसे पहले तो इसका प्राथमिक परिपथ आपको जोड़ लेना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। प्राथमिक परिपथ तो इसका आपको आना ही चाहिए। ये द्वितीयक सेल हम जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु से इसको धनात्मक सिरे को जोड़ देते हैं, इसके ऋणात्मक सिरे को कुंजी से, कुंजी का दूसरा सिरा धारा नियंत्रक से, धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा हम बी से जोड़ देते हैं। धारा नियंत्रक क्या होता है, ये सब बातें मैंने आपको बता दी है ना। फिर इधर वाला जो ए पॉइंट है, जो भी सेल का, जैसे मुझे इस सेल का विद्युत वाहक बल मापना है, तो मैं इस सेल का धनात्मक सिरे को भी, जितने भी सेल होंगे हम उन सब के धनात्मक सिरों को हम ए बिंदु से ही जोड़ेंगे। तो इसका ए बिंदु जोड़ दिया, माइनस गैलोमीटर से जोड़ा, गैलोमीटर की इसको जोकी से जोड़ दी, सिंपल सी बात है। फिर आपको अगर इसकी विभवपूर्णता मालूम है, x इक्वल टू E/L है बच्चों, इसकी विभवपूर्णता मालूम भाई, ये x आपको पहले से मालूम है, ठीक है। तो जैसे आपने इस सेल के लिए यहाँ पर शून्य विक्षेप प्राप्त किया, आपने उसकी संतुल्य लंबाई यहाँ पर नोट कर ली, संतुल्य लंबाई को इससे इंटू कर दो, तो इस सेल का आपको क्या मालूम हो गया? विद्युत वाहक बल मालूम हो जाएगा। इसके बारे में मैं और डिटेल से पढ़ाऊंगा कि क्यों ये शून्य विक्षेप होगा, और ये सारी बातें मैं आपको आगे वाले लेक्चर में क्लियर करवाने वाला हूँ। तो कहने का मतलब विभवपूर्णता बहुत इंपॉर्टेंट है। विभवपूर्णता मालूम नहीं है तब तक आप सेल का विद्युत वाहक बल नहीं माप सकते हो। ये जो सेकंड जो परिपथ है, ये वाला जो परिपथ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक परिपथ बोलते हैं। प्राथमिक परिपथ आपको हर एक प्रैक्टिकल, हर एक टॉपिक में ये प्राथमिक परिपथ कॉमन रहेगा और बेनिस्ट रहेगा, ये आपको आना ही चाहिए किसी भी हाल में। मतलब एक काम तो हर टॉपिक के लिए आपका क्लियर हो गया है ना, एक तो याद हो गया ये पॉइंट तो आपका। विभवपूर्णता क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। विभवपूर्णता के बहुत सारे टर्म्स मैंने आपको बता दिए कि किस किस टर्म्स में हम किसको लिख सकते हैं, विभव प्रवणता को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको, नेक्स्ट बताया कि किस किस तरीके से हम यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ठीक है। मैंने बताया आपको अगर विभवमापी की तार का प्रतिरोध R है, तब मैं विद्युत धारा के रूप में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ E इक्वल टू आई आर होता है, तो ये आई आर ये विद्युत धारा के रूप में हो गया, R/L को K लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम कोई भी प्रतिरोध नहीं माने, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जीरो है, धारा नियंत्रक जी का प्रतिरोध जीरो है, तब ऐसी स्थिति में वो विभवपूर्णता अधिकतम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विद्युत धारा अधिकतम रहेगी, E/R, केवल ये तार का प्रतिरोध ही वहाँ पर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध जीरो होगा नहीं, इसलिए हम सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध R मान लें, तब ऐसी स्थिति में ये धारा E/R प्लस स्मॉल r लिखेंगे, तो यहाँ पर K की जगह E/R प्लस स्मॉल r लिख देंगे, ठीक है, मतलब धारा की जगह, और K की जगह R/L लिख देंगे। फिर धारा नियंत्रक का भी प्रतिरोध आ जाएगा, तो RH और प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने RH और ले लिया इस जगह, ठीक है, ये अपॉन L चलेगा, K का मान है ये यहाँ पर, ठीक है। एक्स मैक्सिमम एक्स मिनिमम का अनुपात लिया तो ये पूछ सकता है, तो ये लिख देंगे। प्रतिरोधकता के रूप में लिखना हो तो प्रतिरोधकता के रूप में कैसे लिखते हैं भाई? एक्स इक्वल टू क्या होता है? के आई होता है, ठीक है। के क्या होता है? R/L इंटू आई होता है। के इक्वल टू R/L, रो क्या होता है? R, भाई इसके रूप में तो लिखना ही है ना आपको, तो R इंटू A/L होता है। मुझे ये बनाना है इसकी जगह,
ठीक है, इसलिए क्षेत्रफल को इंटू कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया क्या, रो, और यह है अपॉन ए, ये प्रतिरोधकता के रूप में आ गया। तो ये अपन ने अलग अलग टर्म्स में इसको लिख लिया। तो ये मैंने बता दिया कौन किसके समानुपाती होता है, प्रतिरोधकता मतलब विभवांतरता किन किन कारकों पर यहाँ पर निर्भर कर रही है। तो ये यहाँ तक का जो पीडीएफ है मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा। और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर कोई नए स्टूडेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, मैं उसकी लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।